नमस्कार, न्यूज 4.0 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। मेरे साथ मौजूद है शिखा, आयुष और अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज है दूसरा दिन, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने गृह राज्य गांधीनगर में करीब 2 किलोमीटर लंबा भव्य रोड शो किया। हजारों की संख्या में जुटे हुए लोगों ने जगह जगह फूलों की वर्षा कर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 5,536 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। महात्मा मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में पीएम आवास योजना के तहत बनाए गए 22,055 नए घर का उद्घाटन भी पीएम ने किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने कहा, हमने आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में उन्हें ध्वस्त किया। ये सब कुछ कैमरे के सामने किया ताकि कोई सबूत न मांगे। प्रधानमंत्री मोदी इतने पर ही नहीं रुके। इस दौरान प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान पर चुन चुन करके प्रहार किया। पाकिस्तान जानता है कि वो सीधी लड़ाई में हमसे जीत नहीं सकता, इसलिए वो आतंकवादी भेज रहा है। उनके यहाँ मारे गए आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तानी झंडे लगाए गए। ये कोई प्रॉक्सी वॉर नहीं है। हम अपने पड़ोसियों का भी सुख चाहते हैं, वे भी सुख चैन से जिए, हमें भी सुख चैन से जीने दे। ये हमारा हजारों साल से चिंतन रहा है। लेकिन जब बार बार हमारे सामर्थ्य को ललकारा जाए तो ये देश वीरों की भी भूमि है। आज तक जिसे हमें प्रॉक्सी वॉर कहते थे, 6 मई के बाद जो दृश्य देखे गए, उसके बाद हम इसे प्रॉक्सी वॉर कहने की गलती नहीं कर सकते हैं। और इसका कारण है जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में, साथियों 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से विदेशी चीजों के इस्तेमाल नहीं करने और देश में बने सामान को बढ़ावा देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हमें विदेशी सामान खरीदने से और बेचने से परहेज करना चाहिए और मेड इन इंडिया पर गर्व करना चाहिए। हमें अपनी मिट्टी पर गर्व करना चाहिए। हमें अपने देश के लोगों की मेहनत की तारीफ करनी चाहिए। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ आज 1200 बेटियों के सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए। उनके बीच गए, फूल बरसाकर आशीर्वाद दिया। सीएम योगी ने कहा कि बेटी की शादी के लिए गरीब अभिभावकों को चिंता करने की जरूरत नहीं। इसमें कन्यादान के लिए खुद मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक पहुंचते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर किसी के घर शादी होती है तो मैं नहीं जा पाता, लेकिन गोरखपुर में सामूहिक शादी हो रही है तो लखनऊ में सारा काम छोड़कर हम भी यहाँ कन्यादान में आ गए। कन्यादान में जुड़कर हम भी सौभाग्यशाली हो रहे हैं। यह न जाति का बंधन है, न क्षेत्र का बंधन है। अपनी अपनी रीति रिवाज के अनुसार कोई भी रजिस्ट्रेशन करे। जहां 10 से ज्यादा जोड़ी इकट्ठा हुए, प्रशासन सामूहिक विवाह कराएगा। 2017 से पहले समाज कल्याण विभाग की ओर से अनुसूचित जाति और जनजाति की बेटियों की शादी में मात्र 20,000 रुपए दिए जाते थे और ये धनराशि तब आती थी जब शादी बीत चुकी होती थी। लेकिन अब तक लगभग 24 लाख गरीब परिवारों की बालिकाओं को जन्म से लेकर के स्नातक तक की 25,000 रुपए का पैकेज उपलब्ध करवा रहे हैं। बेटी जन्म लेगी तो रजिस्ट्रेशन होते ही उनके खाते में धनराशि आ जाएगी। सरकार वही जो जनता के द्वार पर जाकर उनकी समस्याओं का हल निकाले। सामूहिक विवाह का ये कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अगली कड़ी है। सामाजिक अंधविश्वास जो बाल विवाह, बहुविवाह, दहेज प्रथा जैसी कुप्रथाओं को प्रोत्साहित करते हैं, ये कार्यक्रम उन सब पर प्रहार है और इन्हें खत्म किया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का एक कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी जी के लोक कल्याण के कार्यक्रम को
प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का ही एक अभियान का हिस्सा है। यह कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम का एक अगली कड़ी है। साथ साथ सामाजिक रूढ़ि पर भी एक प्रहार है। सामाजिक रूढ़ि और अंधविश्वास जो बाल विवाह को, बहु विवाह को, दहेज जैसी कुप्रथाओं को प्रोत्साहित करते हैं, उन सब पर यह एक प्रहार है। और इसीलिए बेटी को बचाना है तो उसको पढ़ाना होगा, उसको सशक्त करना होगा, उसको आगे बढ़ाने के लिए उस प्रकार की व्यवस्था देनी पड़ेगी। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद एक बार फिर से दादा बने। लालू के छोटे बेटे और विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव अपने दूसरे बच्चे के पिता बने हैं और उनकी पत्नी राजश्री ने मंगलवार को कोलकाता के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में बेटे को जन्म दिया। तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य ने भतीजे का स्वागत किया। लालू प्रसाद के घर पर पार्टी के नेता कार्यकर्ता पहुंचकर बधाइयां दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लगा हुआ है। तेजस्वी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बच्चे के जन्म की जानकारी दी और नवजात शिशु के साथ एक तस्वीर साझा की। आपको बता दें कि मार्च 2023 में अपनी बेटी कात्यायनी के जन्म के बाद ये दंपति का दूसरा बच्चा है। तेजस्वी ने सुबह अपनी पोस्ट में लिखा, सुप्रभात, आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। हमारे नन्हे बेटे के आगमन की घोषणा करते हुए बहुत आभारी और धन्य और प्रसन्न महसूस कर रहा हूँ। जय हनुमान। बच्चे का जन्म कोलकाता के एक अस्पताल में हुआ। तेजस्वी यादव का ये दूसरा बच्चा है। वहीं लालू यादव ने वीडियो कॉल के जरिए पहली बार अपने पोते का दीदार किया, उस पर प्यार लुटाया। लेकिन दूसरी तरफ लालू यादव परिवार इन दिनों तेज प्रताप के मामले को लेकर काफी सुर्खियों में है। नक्सल ऑपरेशन में सुकमा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सुकमा जिले में बटालियन नंबर 1 में सक्रिय 4 हार्डकोर नक्सली समेत 18 नक्सलियों ने सरेंडर किया। इसमें 2 नक्सलियों पर 8-8 लाख का इनाम घोषित था। बताया जा रहा है कि जिन नक्सलियों ने सरेंडर किया वो सुकमा और बीजापुर इलाके में कई बड़ी घटनाओं में शामिल रहे। पुनर्वास नीति और नैयद नीला नार योजना से प्रभावित होकर इन नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर किया। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में एक महिला नक्सली भी शामिल है। कुल 18 नक्सलियों ने सुकमा पुलिस अधीक्षक किरण चौहान के सामने सरेंडर किया। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में 2 नक्सलियों पर जहां 8-8 लाख रुपए का इनाम घोषित था, तो वहीं 2 नक्सलियों पर 5-5 लाख रुपए और 6 नक्सलियों पर 2-2 लाख रुपए का इनाम घोषित था। छत्तीसगढ़ शासन ने नक्सल सदस्य मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तहत ये बड़ी सफलता सुकमा पुलिस को मिली है। वहीं लगातार सुरक्षा कर्मियों का नक्सल खिलाफ एक्शन भी जारी है। जिला सुकमा में पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा जो नक्सल निर्मूलन अभियान चलाया जा रहा है उसके प्रभावित होकर, उसके अलावा नियत नीलानार योजना से प्रभावित होकर 18 नक्सलियों ने आज आत्मसमर्पण किया है। इस 18 नक्सलियों में 4 जो नक्सली है बटालियन नंबर 1 के नक्सली है। करकटालू में ऑपरेशन चलाया गया था, उसके बाद जब दबाव बना है उसके बाद 4 बटालियन के नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। उसके अलावा दक्षिण बस्तर डिवीजन के जो नक्सली है वो सदस्यों ने भी काफ़ी संख्या में आज आत्मसमर्पण किया है। बसवराजू के मारे जाने के बाद उसके अलावा करकटालू ऑपरेशंस, उसके अलावा जो जिले और राज्य में अलग अलग जहां ऑपरेशन चल रहे हैं उससे प्रभावित होकर आत्मसमर्पण नक्सलियों ने किया है। आत्मसमर्पित नक्सलियों को शासन द्वारा जो योजनाएं चल रही है उसका पूरा लाभ दिया जाएगा, उनका कौशल्य विकास किया जाएगा। शासन द्वारा इन सभी नक्सलियों को नौकरी दिलाई जाएगी। मैं और भी सभी नक्सलियों को इससे अपील करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द सरेंडर करें। पटना के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र में बदमाशों ने एक शख्स को दिन दहाड़े गोली मार दी। रामकृष्ण नगर थाना से महज 500 मीटर की दूरी पर सोरंगपुर इलाके में बाइक से जा रहे शख्स पर बदमाशों ने फायरिंग की, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हुआ। बताया गया कि बाइक से जा रहे शख्स को अपराधियों ने अपना निशाना बनाया। इस दौरान इन बदमाशों ने शख्स पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। शख्स घायल हो गया। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से हथियार लहराते हुए फरार हो। इस पूरे घटना के बाद इलाके में ज़ाहिर हरकंप मचा हुआ है। गोली लगने से शख्स गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। शख्स की पहचान रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले कुंदन कुमार के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर रामकृष्ण नगर जकरपुर थाने की पुलिस के साथ साथ पूर्वी एपी एसपी भी पहुंचे घटनास्थल पर। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है और साथ ही जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का भी दावा कर रही है। जयपुर में सोना चांदी तलाशने के लिए सेप्टिक टैंक में उतारे गए 4 सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई।
इनके 2 साथियों को गंभीर हालत में महात्मा गांधी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, जबकि 2 और साथियों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। बताया जा रहा है कि जहरीली गैस के कारण पहले सफाईकर्मी बेहोश हुए और फिर दम तोड़ दिया। सांगानेर सदर थाना इलाके में सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया के जी ब्लॉक स्थित ज्वेलरी जोन की ही ये पूरी घटना है, जहां चल ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड के 10 फीट गहरे सेप्टिक टैंक की सफाई हो रही थी। बताया गया कि पहले सफाई कर्मचारियों ने तेज धूप का हवाला देते हुए टैंक में उतरने से इनकार किया, तो फैक्ट्री का संचालन कर रहे अरुण कुमार कोठारी और सीईओ विकास मेहता ने मजदूरों पर दबाव बनाया, नौकरी से निकालने की धमकी दी। इसके बाद जब मजदूर सफाई के लिए सेप्टिक टैंक में उतरे तो वापस जिंदा नहीं लौटे। बताया ये भी जा रहा है कि मजदूर अमित और रोहित सबसे पहले टैंक पे उतरे और कुछ देर बाद दोनों को बेहोशी छाने लगे और वो चिल्लाने लगे। उन्हें बचाने के लिए मजदूर संजीव और फिर मुकेश सहित 2 अन्य मजदूर उतरे, लेकिन एक एक कर सभी बेहोश हो गए, जिन्हें महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहां चिकित्सकों ने 4 मजदूरों को मृत घोषित कर दिया। चाकसू एसीपी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि अचल ज्वेल्स के रिफाइन का काम करने वाले मजदूर ठेकेदार के जरिए लगे हुए थे, जहां फैक्ट्री में बनने वाली ज्वेलरी की सफाई का केमिकल युक्त पानी फैक्ट्री के टैंक में जमा हो जाता है और जिसकी सफाई के लिए जो मजदूर थे वो सेप्टिक टैंक में उतरे और इसी के साथ ही मामले में पुलिस अब आगे जांच पड़ताल कर रही है। बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने दिल्ली के लोधी एस्टेट स्थित अपने सरकारी बंगले को खाली कर दिया। ये बंगला उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आवंटित हुआ था। ये बंगला क्यों खाली किया गया, इसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई, लेकिन बताया गया कि सुरक्षा कारणों से बंगला खाली किया गया है। वहीं मायावती अब कहां बंगला लेंगी या कहां आवंटित होगा, इसको लेकर भी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई। मायावती की अचानक बंगला खाली करने की खबर ने अब राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं को जोर दे दिया है। खासतौर पर ये कदम तब उठाया गया जब बीते लोकसभा चुनाव 2024 में बीएसपी के बेहद खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो है वो सवालों के घेरे में आ गया। बसपा सुप्रीमो मायावती का दिल्ली स्थित 35 लोधी स्टेट वाले बंगले को खाली करवा दिया गया है। यहाँ सुरक्षा भी हटा दी गई है। अब इस पूरे मामले पर संवाददाता गौरव मिश्रा की रिपोर्ट देखिए। बसपा सुप्रीमो मायावती के बंगले के सामने इस वक्त मैं मौजूद हूं और ये बंगला 35 लोधी स्टेट राजधानी दिल्ली में है, लेकिन अब इस बंगले को पूरी तरीके से खाली करवा दिया गया है। और अगर इस बंगले की बात करें तो यहाँ अक्सर आपको सिक्योरिटी देखने को मिलती थी, लेकिन इस वक्त यहाँ पर आपको पूरी तरीके से कोई भी मौजूद नज़र नहीं आएगा, क्योंकि इस बंगले को पूरी तरीके से खाली करवा दिया गया है। हालांकि बसपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर इस बंगले को पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को आवंटित किया गया था। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जानकारी ये भी मिल रही है सोर्सेस से कि 20 मई को ही बंगले की जो चाबी है वो सीपीडब्ल्यूडी को सौंप दी गई थी। इसके साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है इस बंगले को खाली करवाया जरूर गया है, लेकिन ये कहा जा रहा है चूंकि एक बहुत बड़ा और भव्य ये बंगला था, दूसरा इसमें सिक्योरिटी रीजन को लेकर के इस बंगले को खाली करवाया गया है। लेकिन अगर हम बात करें इस बंगले से महज थोड़ी सी ही दूरी पर ही पार्टी का जो एक दफ्तर है बसपा सुप्रीमो का, वो भी इसी रोड पर मौजूद है। लिहाजा इस बंगले को खाली करा लिया गया है। लेकिन अब इस बंगले को खाली करवाने के बाद बसपा सुप्रीमो का दिल्ली में नया पता कौन सा होगा, फिलहाल अभी इस पर संशय बरकरार है। कैमरामैन श्रवण के साथ गौरव मिश्रा, भारत 24, दिल्ली। बीएसएफ ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई कई अहम जानकारियां साझा की। बीएसएफ के अधिकारियों ने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि उन्होंने अपने 2 पोस्ट का नाम अपने शहीद सैनिकों के नाम पर रखने और 1 पोस्ट का नाम सिंदूर रखने का प्रस्ताव पेश किया है। ऑपरेशन सिंदूर में हिस्सा लेने वाली बीएसएफ की महिला अधिकारियों के बारे में भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई। ऑपरेशन सिंदूर पर बीएसएफ आईजी शशांक आनंद ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ की महिला कर्मियों ने एडवांस ड्यूटी पोस्ट पर लड़ाई लड़ी थी। बीएसएफ चौकियों पर पाकिस्तान की तरफ से किए गए ड्रोन अटैक और गोलीबारी में बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज, कांस्टेबल दीपक कुमार शहीद हो गए थे और इन शहीदों के नाम पर बीएसएफ ने अब अपनी 2 चौकियों का नाम रखने का प्रस्ताव रखा है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा। अब इसी ऑपरेशन सिंदूर पर एक चौकी का नाम बीएसएफ ने प्रस्तावित किया है, जो भारतीय जाबाजों के शौर्य का प्रतीक है। हमारे जो 2 बहादुर सीमा प्रहरी शहीद हुए हैं, तो उनकी याद में हम अपनी 2 सीमा चौकियों का नाम उनकी याद में रखेंगे। इसके साथ साथ सांबा क्षेत्र में हमारी 1 सीमा चौकी का नाम हम सिंदूर रखने का प्रस्ताव
हमारे बल मुख्यालय और सरकार को भी भेजेंगे।